वियतनाम। काइल और जेनिल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वियतनाम के एक बीच में आए हुए थे। दरअसल कुछ ही महीनों पहले जेलिन का मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहने लगी। काइल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए छुट्टियां मनाने के लिए वियतनाम के बीच आए हुए थे। वहाँ रात रहने के लिए समुद्र में बने एक लकड़ी के कॉटेज में रहते थे। दिन भर घूमने के बाद शाम को वो अपने कॉटेज लौट गए। इसके बाद जेनिल दिन भर की बातें अपने माँ को फोन पर बताने लगे। तभी न्यूज में ये दिखाया गया कि उसी इलाके में कुछ ही घंटों के अंदर एक सुनामी आने वाली है, लेकिन वो लोग इसे नजरअंदाज कर दिए। अगले सुबह वो दोनों ही समुद्र में स्विमिंग के लिए चले गए। स्विमिंग करते करते कायल एक पत्थर के ऊपर थक कर आराम करने लगा। तभी अचानक से उसके पैर में चोट लग गई। अब जेलिन को बहुत घबराहट होने लगी, इसलिए वो वापस घर की ओर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों अपने कॉटेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों ने डिसाइड किया कि अगली सुबह वो दोनों घर की ओर निकल जाएंगे। तभी अचानक से रात को एक तूफान ने दस्तक दे दिया। तेज बारिश के साथ साथ हवा भी चलने लगी। समुद्र में उठती तेज लहरें उसके कॉटेज को हिलाने लगी। तुरंत ही दोनों की नींद खुल गई। दोनों ही कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तूफान का सामना करते करते काफी रात हो गई। कुछ ही देर बाद उन्होंने महसूस किया कि हमारी झोपड़ी खड़ी नहीं है बल्कि पानी में तैर रही है। उन्होंने जब बाहर का नजारा देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उसकी झोपड़ी अब समुद्र की लहरों के साथ साथ बह रही थी। तभी उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। जेली ने तुरंत ही कायल से उस पत्थर पर जाने को कहा, पर समुद्र में उठती लहरों को देखकर कायल ने उसे करने से मना कर दिया। देखते ही देखते पूरा का पूरा घर अब समुद्र की गहराइयों की ओर रुख ले लिया। हवा भी इतनी तेजी से चल रही थी कि उसकी झोपड़ी की छत को ही उड़ा दिया। समुद्र की तेज लहरें बची खुची झोपड़ी को ही बर्बाद करके रख दिया। किसी तरह से उन्होंने रात गुजारा। सुबह जब नींद खुली तो उसके आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पानी के, इसलिए अब उन्हें जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उस टूटे हुए विला से कुछ अपने जरूरी सामान रख लिया, जैसे पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की सामान। दोनों ही पानी पीकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि इतने खतरनाक तूफान के बाद कोई न कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, लेकिन बस वो इंतजार करते रहे और कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचा। कुछ ही देर बाद एक प्लेन उड़ते हुए दिखाई दिया। जेलिन उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर एरोप्लेन की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि वहाँ से उन्हें देख पाना मुश्किल था। अब वो प्लेन अपने ही रास्ते निकल गया। वो दोनों बुरी तरह से निराश होकर बैठ गए। तभी अचानक से जेलिन को दूर एक शिप दिखाई दिया। अब वो इस शिप को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस विला में आग जला दिया ताकि जलती हुई रोशनी और धुएं से उसे दूर से भी देखा जा सके। लेकिन जब तक वो आग जला पाते तब तक शिप वहाँ से गुजर गई। ये शिप तो वहाँ से गुजर गई, लेकिन जो आग उसने लगाई थी वो इतनी तेजी से जलने लगी कि उसकी बची खुची झोपड़ी भी पूरी तरह से जल गई, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन पानी में कूदना पड़ा। इसके बाद वो लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरने लगे। ये लकड़ी उसी झोपड़ी से बही हुई थी। किसी तरह से वो दोनों लकड़ी के तख्ते के सहारे खुद को जिंदा रख पाए। लेकिन काइल के पैर में जो चोट लगी थी अब उससे खून निकलने लगा। खून के स्मेल के कारण बहुत से शार्क तेजी से उनकी ओर आने लगे। शार्क को आते देख वो दोनों बड़े से लकड़ी के तख्ते में चढ़ गए। तभी वो लोग देखते हैं कि जिसे वो लोग शार्क समझ रहे थे दरअसल वो कोई शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन थी। वो दोनों काफी डर चुके थे। जेलिन लगातार अपने किस्मत पर रोई जा रही थी। पहले मिसकैरेज और अब इतनी बड़ी मुसीबत। उसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसी की वजह से घटित हो रही है। एक दिन गुजर जाने के बाद अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आई थी। तभी अचानक से एक शार्क ने उन पर हमला कर दिया। दोनों ही पानी में गिर गए। जेलिन किसी तरह से तख्ते पर तो चढ़ गई, पर शार्क ने कायल पर हमला कर दिया। जेलिन एक लकड़ी की मदद से शार्क पर हमला करने लगी, जिस वजह से शार्क वहाँ से चली गई। लेकिन खून बहने की वजह से बहुत सारे शार्क उनके तरफ आने लगे। जेलिन उस लकड़ी से पानी में तेजी से हाथ चलाने लगी ताकि जहाँ पर खून बहा था कम से कम वहाँ से दूरी बनाए रखे। किसी तरह से वो लोग वहाँ से निकल गए। देखते ही देखते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। काफी देर थके होने के कारण उनकी आंख लग गई। जब रात में जेलिन की आंख खुली तो देखा कि उनके सामने एक आइलैंड था। अब वो कायल को नींद
नींद से उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी नींद तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि शार्क ने उनके दोनों पैरों को काट दिया था। शरीर से बहुत सारा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। अब जेलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो आखिर क्या करे। जेलिन लगातार उसे उठाए जा रही थी, लेकिन अफसोस वो हमेशा के लिए सो चुका था। रोते रोते जेलिन आइलैंड की ओर जाने लगी। आइलैंड में जाकर वो एक जगह बैठ गई। कुछ देर आराम करने के कारण उनकी आंखें फिर से लग गई। सोते हुए उसे एक सपना आया कि कायल अब भी जिंदा है और उसे घर चलने के लिए कह रहा है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कुछ शार्क कायल के शरीर पर हमला कर रहे थे। ये सब देखकर जेलिन भी मरने के लिए पानी की ओर जाने लगे। तभी अचानक एक शार्क ने उसके पैर पर हमला कर दिया। वो किसी तरह से खुद को संभाली और पानी से ऊपर आ गई। पानी से ऊपर आने के बाद जेलिन ने अपने जख्म पर कपड़ा बांध दिया और आइलैंड की ओर चलने लगी। काफी देर चलने के बाद वो आइलैंड से दूसरी ओर चली गई। यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई दिया जो अपने छोटी सी बोट में सोया हुआ था। शायद वो मछली पकड़ने आया होगा। जेलिन किसी तरह से उस आदमी के बोट में चढ़ गई। वो बोट से कुछ पानी पिया और उस आदमी को जगाने लगी। जेलिन ने उसे अपनी पूरी बात बताई, लेकिन उसे जेलिन की भाषा ही समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी भी अपने लोकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेलिन को भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। इसके बावजूद भी वो जेलिन की जख्म देखकर मछली पकड़ने वाले कांटे से उसे सी दिया। इसके बाद वो वापस मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गया, जहाँ उसने मछली पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाया हुआ था। जेलिन बोट में ही आराम करने लगी। तभी अचानक से उसके बोट में कुछ टकराया। ये देख वो समझ गई कि कोई शार्क हो सकती है। जेलिन जोर जोर से उस आदमी को आवाज लगाने लगी, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन पाया, क्योंकि वो तो मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर गया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी का कटा हुआ हाथ बाहर आया। ये सब देखकर जेलिन काफी डर गई। कुछ देर बाद वो आदमी पानी के ऊपर आया। जेलिन उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई। तभी उसके पीछे से शार्क ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे भी अपना शिकार बना लिया। उस इंसान को देखकर जेलिन को एक उम्मीद नजर आई थी, क्योंकि शायद उसे इस जगह के बारे में पता होगा, तभी तो वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था। लेकिन अफसोस अब ये उम्मीद भी टूट चुकी थी। इतने सारे भयानक हादसों के बाद भी वो इस बात से खुश थी कि उसके पास कम से कम एक छोटी सी बोट थी, जिसकी सहायता से वो किसी भी किनारे तक पहुंच सकती थी। जेलिन ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से फिर से एक शार्क उसकी तरफ आने लगा। ये सब देखते हुए उसने तुरंत ही ब्लेड को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही शार्क ने उस पर हमला करना चाहा, तुरंत ही जेलिन ने ब्लेड को उसके मुंह पर दे मारा। डर के मारे वो शार्क वहाँ से भाग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर ढेर सारे शार्क्स आ गए और उसके बोट पर हमला करने लगे। ये हमला इतना जोरदार था कि उसकी बोट भी पलट गई। जेलिन अब समुद्र में गिर चुकी थी, लेकिन गिरने से पहले उसने ब्लेड के रस्सी को पकड़ लिया था। तभी उसके तरफ एक शार्क आ रही थी और अचानक ब्लेड उसके मुंह पर चली गई, जिसके बाद वो शार्क वापस चली गई। जैसे तैसे जेलिन ने उस बोट को सीधा किया और बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसे फिर से एक आइलैंड दिखाई दिया। आइलैंड को देखते हुए वो बोट को किनारे की ओर ले जाने लगी। कुछ ही देर बाद वो उस आइलैंड के तट पर भी पहुंच गई, जहाँ बहुत सारे मछुआरे भी मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे। इन मछुआरों के द्वारा उसे वापस वियतनाम भेज दिया गया। तो ये थी कहानी जेलिन की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।